Hello everyone, welcome back. So we were doing last chapter of your book, that is India, our motherland, and earlier in my previous video we talked about the 28 states, why India is so unique, and of course a trick to learn 8 union territories. एंड जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इसका लिंक मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी. दे कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो फ्रॉम देयर. उसमें हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी बात की है. एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो हमने देखा कि जो इंडिया की लैंड फॉर्म है वो भी उसमें भी डाइवर्सिटी है. हमारे पास नर्दर्न माउंटेन्स हैं, नर्दर्न प्लेन्स हैं, हमारे पास डेजर्ट है, प्लाटूज है, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग आइलैंड ग्रुप्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज फीचर्स इन डिटेल एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन, द हिमालयाज. So the northern mountain, the Himalayan range stretches from Ladakh in the north to Arunachal Pradesh in the east. ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है. ये लद्दाख से स्टार्ट होता है नॉर्थ में और इसको हम हिमालयन रेंज भी बोलते हैं. और जो इसकी पीक्स हैं थ्रू आउट ईयर ये स्नो से कवर्ड रहती हैं. एंड क्योंकि थ्रू आउट ईयर इनमें यहाँ पे स्नो होती है तो जब ये स्नो मेल्ट होती है तो इसका जो वाटर है वो मेल्ट होकर के रिवर्स बन करके हमारे जितने भी नॉर्दर्न स्टेशंस हैं, नॉर्दर्न सिटीज़ हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई करवाते हैं. So these mountains are the source of many rivers. There are many cities here, hill stations here like Shimla, Srinagar, Gulmarg, Nainital, Kullu, etc. Now, do you know that the Mount Everest in the Himalayas is the highest peak in the world and it is in Nepal? आपने देखा होगा इंडिया के मैप में जो नेपाल है वो कितना ज़्यादा एडजेसेंट है. ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि वो इंडिया का ही पार्ट है. एंड लद्दाख से जब आप कंटिन्यू करते हैं तो एक आर्क शेप में आपको नज़र आता है, जैसे क्रेसेंट मून जैसे आपको लगेगा वैसी शेप बन जाती है फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश. एंड इन बिटवीन जो है नेपाल और भूटान भी आ जाते हैं. तो नेपाल में वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो है और विच इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज. Now next is the northern plains. Now these northern plains they are broad, they are flat rolling land, fertile है. यहाँ पे बहुत सारी crops grow करती हैं and यहाँ पे बहुत सारी industries भी हैं. So there is a reason behind it. Basically जो northern plains हैं इनमें वो rivers जो snow peak हिमालयन रेंज थी वहाँ पे जो स्नो गिरी थी वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई और जब वो मेल्ट हुई तो उसने रिवर्स बनाई और वो रिवर्स अपने साथ बहुत सारी सिल्ट, बहुत सारी मिट्टी जो मिनरल से एनरिच थी उसको लेकर के आती है. और जब वो फ्लैट एरिया में पहुँचती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्लो हो जाती है. और वो जो सिल्ट होता है, वो जो फर्टाइल सॉइल मिनरल सॉइल होती है वो यहाँ पे डिपॉजिट होना, ये जो फ्लैट लैंड है यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है. एंड दिस इज़ द रीज़न कि क्यों ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि जो रिच मिनरल वाली सॉइल होती है वो यहाँ पे इकट्ठा हुई है बिकॉज ऑफ द रिवर्स. और इसलिए यहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो होती है. अब क्योंकि ये फर्टाइल है यहाँ पे क्रॉप अच्छी हो रही है. अनदर रीज़न इज़ कि थ्रू आउट ईयर इन रिवर्स में वाटर रहता है तो क्रॉप्स की इरिगेशन के लिए वाटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल. सॉइल भी फर्टाइल कर दी गई थ्रू द रिवर्स, वाटर थ्रू आउट अवेलेबल है तो ऑब्वियसली क्रॉप्स अच्छी ही होंगी. नॉट ओनली दिस, many industries have been set up in plains. The reason behind this is कि industries में किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है that is easily available. क्योंकि यहाँ पे क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती हैं तो रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी सेटअप कर दिया गया. एंड इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है क्योंकि ऑफ कोर्स सॉइल फर्टाइल है, क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, वाटर आपको थ्रू आउट ईयर रहता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे, जैसे वो जो माउंटेन है जहाँ पे स्नो गिर रही है वहाँ पे बहुत ठंड है
बट प्लेन्स में द टेम्परेचर इज वेरी फ्रेंडली, यू कैन लिव देयर। बहुत सूदिंग सा टेम्परेचर होता है, समर भी माइल्ड से होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड नहीं होती है। सो दिस इज another reason why it is thickly populated. Now there are many holy places like Haridwar, Mathura, Allahabad, Prayag, Varanasi, which are also located in the northern plains. And now do you know that many rivers that rises in Himalayas flow through these plains like Ganga, Brahmaputra, etc. Now next is the Indian desert, which is also known as the Thar Desert. Thar Desert Indian desert का ही another name Thar Desert है। ये barren and sandy land है। barren मतलब खाली है, ये दूर दूर तक रेत ही रेत है, barren and sandy है। और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो राजस्थान में है। सम पार्ट ऑफ इट इज इन गुजरात ऑल्सो, बट मैक्सिमम पार्ट इज इन राजस्थान। और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ऑल्दो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा न्यू ईयर के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से बारिश हुई, बट एनीवेज जो राजस्थान है मानसून के टाइम में भी इनफैक्ट वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। और डेजर्ट में जो हिल्स होती हैं वो हिल्स सैंड की बनी हुई होती हैं, जो विंड अपने साथ रेत लेकर के आती है, उससे वो छोटे छोटे टीले बना देती है, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। और इंग्लिश में उन्हें ड्यून्स कहते हैं, विच इज सैंड ड्यून। एज द ड्यून्स दे आर मेड अप ऑफ दीज सैंड पार्टिकल्स, तो इसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है, यानी कि रेत के टीले। और यहाँ पे जो डेज होते हैं वो बहुत हॉट होते हैं और नाइट्स बहुत कोल्ड होती हैं। द रीज़न इज कि जो सैंड होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो वाटर बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती है। इनफैक्ट वो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है एयर के लिए, तो वो जल्दी गर्म हो जाती है। धूप निकलेगी तो फटाफट बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और जैसे ही सन सेट हो जाएगा वैसे ही वो रेत बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। जैसे ही ठंडी हवा आने लगेगी वो ठंडी हो जाएगी एकदम से। वो टेम्परेचर को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती है या नीचे को नहीं भेजती है, वो एकदम से उसकी सरफेस एकदम से गर्म होगी और एकदम से ही ठंडी हो जाएगी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि क्यों वहाँ पे डेज इतने हॉट होते हैं, क्योंकि उस वक्त सनशाइन होती है और नाइट्स जो हैं वो बिल्कुल ठंडी होती हैं, एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। नाउ डू यू नो जो कैमल्स हैं, कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट उसे कहते हैं क्योंकि उसकी जो पैडेड फीट होते हैं उनकी वजह से वो सामान को लोड करके बहुत इजीली सैंड में वॉक कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बिना पानी के, बिना वाटर एंड फूड के सरवाइव कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो कैमल होते हैं उनके थ्रोट के पास एक छोटा सा पाउच होता है जिसमें वो वाटर स्टोर करते हैं। और उनकी बैक पे ये जो हम्प है, आप देख रहे होंगे कैमल की बैक पे एक हम्प है, इस हम्प में वो स्टार्च स्टोर करते हैं जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक एनर्जी मिलती रहती है। और जब कैमल काफ़ी टाइम तक कुछ खाएगा नहीं तो ये हम्प यूजुअली रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट द शिप ऑफ द डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लेटू। सो ये जो डेक्कन प्लेटू है इन्हें दक्कन का पठार भी कहा जाता है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सदर्न प्लेटूज। क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में है इसलिए इन्हें सदर्न प्लेटूज भी कहा जाता है। बेसिकली जो प्लेटूज होते हैं वो एलिवेटेड लैंड होते हैं, उठी हुई ज़मीन। आपने जैसे हमारा फोरहेड होता है जो हमारे फेस से थोड़ा लिफ्टेड होता है, ऊपर से फ्लैट होता है और टच करने में हार्ड होता है, कुछ ऐसे ही प्लेटूज होते हैं। इट इज़ लाइक द रेज्ड टेबल। जैसे आप टेबल एक रख देते हैं अपने रूम के फ्लोर पे, वो फ्लोर से उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, यू कैन कीप थिंग्स ओवर इट। तो वैसे ही प्लेटूज होते हैं, ये एलिवेटेड हैं लेकिन ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। सो द प्लेटू इज एन एलिवेटेड लैंड। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड। राइट, आपने देखा होगा मैप में एक तरफ वेस्ट होता है, एक तरफ ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो जो प्लेटू है ये फ्लैट है और ये वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड को स्लोप है, मतलब ऐसे झुके हुए हैं।
ऊपर वेस्टर्न साइड से ये उठे हुए हैं, जबकि ईस्टर्न साइड की तरफ को इसका स्लोप है, थोड़े से ये स्लांट हो गए हैं. एंड दे आर triangular, it is triangular in shape. The location of plateau, आपने देखा इंडिया के मैप में वो कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से. तो इस चीज़ की बात हो रही है, ये ट्रायंगुलर है. ऐसा नहीं है कि प्लाटू जो है वो देखने में ट्रायंगुलर है, नहीं. जिस तरीके से ये लोकेटेड है हमारे इंडिया में, वो लोकेशन की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है. आपने देखा इस तरीके से हमारे हिमालयन रेंज है, फिर यहाँ पे हमारे प्लेन्स आ जाते हैं, और प्लेन्स के बाद इस तरीके से ट्रायंगुलर तरीके से हमारे डेक्कन प्लेटू हैं इंडिया के मैप पे. सो इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप विद रॉकी एंड अनइवन सरफेस. पत्थरीले हैं ये, और सरफेस थोड़ी अनइवन है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो. यहाँ पे रॉक ऊपर से पॉइंटेड है, यहाँ से ये फ्लैट साफ नज़र आ रहे हैं, पर फ्लैट के ऊपर भी थोड़ी सी रॉक्स आर देयर. तो रॉकी और अनइवन सरफेस है, और बहुत सारी रिवर्स यहाँ से फ्लो होती हैं. एंड ये जो है वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं इरिगेशन के लिए, और डैम्स में भी जो रिवर में डैम्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये एक अच्छी हाइट भी प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, जो हम ऊपर से पानी नीचे की तरफ फेंकते हैं, फिर ताकि वो टरबाइन घूमे, और फिर डायनेमो जो है वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो उस पूरे प्रोसेस में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये हाइट प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाटर भी प्रोवाइड करवाते हैं. बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इन प्लेटूज पे, इन पठारों पे जो है बनाए गए हैं, as they receive a good amount of rainfall during monsoon. Now, do you know that the Deccan Plateau is a storehouse of many minerals like mica, iron ore, etc. So these are the source of iron ore and mica also. So they are very rich in mineral also, these plateaus. This